नमस्कार मित्रों, आज हम लोग करने वाले हैं भूमि अधिग्रहण के बारे में। ठीक है ना। तो जिसको हम लोग बोलते हैं 2013 में जो इसका एक एक्ट आया था, ये भूमि अधिग्रहण बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इस अधिनियम का जो नाम है वो भूमि अधिग्रहण पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम है। कहने मतलब ये है पूरी तरीके से कि ये एक ऐसा अधिनियम है जिसके अंतर्गत आपको अधिग्रहण की बात मिलती है, पुनर्वास मतलब फिर से बसने की बात मिलती है, और पुनर्व्यवस्थापना के बारे में इसमें बात मिलती है। देखिए, ये जो लिखा है ना, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के, जहाँ पे भी अब लिखा हो जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के, वहाँ पे चीज़ों को कैंसिल कर दीजिएगा, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर राज्य में भी है 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि देखिए जो अधिनियम है वो 26 सितंबर 2013 को राष्ट्रपति की स्वीकृति इसको मिली थी। और अधिनियम बनाने का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था औद्योगिकरण, संरचनात्मक सुविधाओं का विकास, नगरीकरण आदि के लिए भूस्वामी को कम से कम बाधा पहुंचाकर भूमि अर्जन करना। ठीक है ना। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण इसमें परिभाषाएं हैं जो कि परिभाषा में धारा 3 के अंतर्गत है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रशासन के बारे में। देखिए, इस अधिनियम के अधीन प्रभावित कुटुंबों मतलब परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था के प्रयोजनों के लिए नियुक्त कई अधिकारी अभिप्रेत हैं। दूसरा है आपका प्रभावित कुटुंब। प्रभावित कुटुंब का मतलब समझते क्या होता है? वो होता है इफ़ेक्टेड फैमिली। प्रभावित कुटुंब का मतलब होता है इफ़ेक्टेड फैमिली। अब क्या है प्रभावित कुटुंब? प्रभावित कुटुंब के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं? सबसे पहले ऐसा कोई कुटुंब, कुटुंब का मतलब है परिवार। ठीक है ना, जिसकी जो भूमि है या तो अन्य स्थावर संपत्ति का अर्जन किया गया है। या नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि ऐसा कोई कुटुंब, कुटुंब मतलब परिवार, जिसके स्वामित्वाधीन कोई भूमि नहीं है, किंतु ऐसे कुटुंब या उनके कोई सदस्य कृषि श्रमिक हैं, बटाईदार हैं या कारीगर हो सकते हैं, जो प्रभावित क्षेत्र में भूमि के अर्जन से 3 वर्ष पूर्व से कार्य कर रहे हैं, और ऐसे में उनकी जो जीविका का जो मुख्य स्रोत है वो भूमि के अर्जन से प्रभावित हो गया है। तीसरा पॉइंट जो यहाँ पर है, तीसरे में कहा गया है कि ऐसी अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पारंपरिक वन निवासी भी हैं जिन्होंने अपने किसी वन अधिकार को खो दिया है। और चौथे नंबर में कहा गया है कि देखिए, कोई ऐसा कोई कुटुंब है जिसकी जीविका का जो मुख्य स्रोत है वो भूमि के अर्जन से 3 वर्ष पूर्व तक वनों या जलाशय पर निर्भर है, और ऐसी जीविका भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित हुई है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रभावित क्षेत्र के बारे में, जिसको बोलते हैं अफेक्टेड एरिया। देखिए, प्रभावित क्षेत्र में देखेंगे, प्रभावित क्षेत्र से ऐसे क्षेत्र को जाना जाता है जो समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसका नाम है कृषि भूमि। कृषि भूमि क्या है? एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि आखिर में कैसी जगहों को हम लोग एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे। देखिए, जो एग्रीकल्चर से जो लैंड है वो निम्नलिखित कुछ पॉइंट्स पे डिपेंड करता है कि ये कैसी होगी। जैसे कृषि या उद्यान अगर है तो वो कृषि होगा वहाँ पर। ठीक है। अगर वहाँ पे दुग्ध है, दूध है, कुक्कुट पालन है, मत्स्य पालन है, रेशम उत्पाद है, या नर्सरी में उगाए जाने वाले पौधे या औषधियों के बारे में बात होती है तो भी वो होगा, कृषि वाली जगह होगी। फसलों, वृक्षों, घास का बढ़ना या उद्यान उत्पादन करना, ये भी क्या है? आपका एग्रीकल्चर है। पशुओं के चारागाह के लिए उपयोग में लाई गई भूमि, ये भी आपका क्या है? ये आपका है। ठीक है ना, एग्रीकल्चर लैंड में आता है। कॉस्ट ऑफ एक्विसाइट्स, एक्विसाइट्स का मतलब है अर्जन का लागत। ठीक है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित में क्या क्या आता है? सबसे पहले आएगा प्रतिकर की रकम। सबसे पहले जो चीज़ है वो है प्रतिकर की रकम। दूसरी है अर्जन की प्रक्रिया में भूमि तथा खड़ी फसलों को कारित नुकसान के लिए दी जाने वाली क्षति। और तीसरी है आपकी कि आपने देखा होगा कि विस्थापन तथा प्रतिकूल रूप से प्रभावित कुटुंबों के लिए भूमि और भवन के अर्जन की लागत। फिर आते हैं बुनियादी ढांचे तथा सुविधाओं के विकास हेतु खर्च, और नेक्स्ट है आपका सामाजिक मूल्यांकन, अध्ययन, उपक्रम की लागत आदि।
अब हम लोग आते हैं विस्थापन कुटुंब के बारे में, देखते हैं कि विस्थापन कुटुंब आखिर में क्या होता है। देखिए, विस्थापन कुटुंब से ऐसा कोई कुटुंब अभिप्रेत है जिसका जो मुख्य अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र में पुनर्व्यवस्था क्षेत्र में पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था किया जाना है। आते कुटुंब के बारे में देखते हैं, फैमिली क्या है। कुटुंब के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर आश्रित उसकी पत्नी है। कुटुंब मतलब फैमिली के बारे में बताया जा रहा है कि फैमिली आखिर क्या है, कि मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जिस पर आश्रित उसकी पत्नी है, उसका पति है, अवयस्क संतानें हैं, अवयस्क भाई हैं, अवयस्क बहनें हैं, विधवा है। किंतु लेकिन एक यहाँ पे एक्सेप्शनल है, विधवा, विवाह विच्छेदित मतलब तलाकशुदा, और कुटुंब से निष्कासित महिला को कुटुंब में नहीं माना जाएगा। तलाकशुदा, विधवा और महिलाओं को कुटुंब में नहीं माना जाएगा। किस कंडीशन में नहीं माना जाएगा? वो कुटुंब से अगर निष्कासित है, मतलब फैमिली से अगर उनको बाहर कर दिया गया, ठीक है ना। अब आते हैं भूमि के बारे में। देखिए, लैंड में क्या है, भूमि के अंतर्गत भूमि से उद्भूत होने वाले फ़ायदे और भूबद्ध चीज़ों या भूबद्ध किसी चीज़ के साथ में स्थायी रूप से जकड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनको बोलते हैं हम लोग भूमि, ठीक है ना, लैंड। ये डेफिनेशन है। भू स्वामित्व क्या होता है? भू स्वामित्व का मतलब होता है लैंड ऑनर। देखिए, भू स्वामित्व के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं? सबसे पहला व्यक्ति आता है जिसका नाम संबंधित प्राधिकारी के अभिलेखों में भूमि या भवन या उसके किसी भाग के स्वामी के रूप में अभिलेखबद्ध है, ठीक। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या पॉइंट होगा? वो है आपका जिसे अनुसूचित जाति, अन्य परंपराएं, वन निवासी जिसे पट्टा का अधिकार दिया गया है। और तीसरा क्या है कि जिसे राज्य के किसी विधि के अधीन भूमि पर वनाधिकार दिए जाने का हकदार है। और चौथा जो आपका पॉइंट है वो क्या है कि जिसे न्यायालय के किसी आदेश द्वारा इस रूप में घोषित किया गया है, ठीक है ना। आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हितकर बद्ध क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सन इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या होता है पर्सन इंटरेस्ट? देखिए, हितकर बद्ध जो होता है वो व्यक्तियों में निम्नलिखित शामिल होता है। कैसे शामिल होता है देखेंगे। सबसे पहला होता है हितकर बद्ध के अंतर्गत कि ऐसे सभी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन भूमि के अर्जन के कारण दिए जाने वाले प्रतिकर में हित का दावा करते हैं वो कहलाते हैं आपके पर्सन इंटरेस्टेड के बारे में। दूसरा होता है कि अनुसूचित जो जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी जिन्होंने वन अधिकारों को खो दिया है वो होते हैं। थर्ड है आपका भूमि पर प्रभाव डालने वाले किसी सुखाचार में हितबद्ध में होना। और चौथा है आपका कि ऐसे कोई भी व्यक्ति जिसकी आजीविका के मुख्य स्रोतों पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव डालने की संभावना है ठीक है। अब आते हैं हम लोग परियोजनाओं के बारे में। देखिए, परियोजनाएं तो आपने बहुत ही देखी होंगी, प्रोजेक्ट क्या होते हैं। तो हालांकि इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जो परियोजनाएं हैं वो परियोजनाएं से ऐसी कोई परियोजना अभिप्रेत है जिसके लिए भूमि का प्रभावित व्यक्ति के संख्या को विचार में लिए बिना अर्जन किया जा रहा है, ठीक है ना। आते हैं हम लोग पुनर्व्यवस्था क्षेत्र के बारे में, जिसको बोलते हैं रीसेटलमेंट एरिया के बारे में। रीसेटलमेंट क्षेत्र में ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जहाँ पे प्रभावित कुटुंबों को जो भूमि के अर्जन के परिणाम स्वरूप विस्थापित हो जाता है समुचित सरकार द्वारा पुनर्व्यवस्था किया जाता है। अब आते हैं हम लोग लोक प्रयोजन हेतु भूमि अर्जन के अवधारणा के लिए प्रारंभिक अन्वेषण धारा 4 में है, ठीक है ना। आइए देखिए, सबसे पहले है कि लोक प्रयोजन की आवश्यकता के लिए कभी भी समुचित सरकार को भूमि अर्जन की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। मतलब कि लोगों के प्रयोग के लिए सरकार कोई अगर ऐसी योजना कोई लाई है जिसके अंतर्गत समुचित सरकार को पूरी की पूरी भूमि की ज़रूरत होगी तो वो ले सकती है। वह प्रभावित क्षेत्र चाहे भूमि अर्जन वाले क्षेत्र में ही क्यों ना हो, ग्रामीण स्तर पर या वार्ड स्तर पर यथास्थिति के अनुसार पंचायत नगर पालिका या नगर निगम के साथ परामर्श करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि उसके देखिए परामर्श से ऐसे रीति में
और ऐसी तारीख से जो सरकार द्वारा निश्चित की जाए सामाजिक और लोक प्रयोजनों के निर्धारण हेतु अध्ययन कराएगी। फिर नेक्स्ट है कि समुचित सरकार सामाजिक एवं लोक प्रयोजन हेतु निर्धारण अध्ययन को उसके प्रारंभ की तारीख से 6 महीने के भीतर पूरा कराएगी। और नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे कि उपयुक्त अध्ययन में निम्न बातों पर ध्यान दिया जाएगा। क्या क्या ध्यान दिया जाएगा देखिएगा। सबसे पहले इस बात का निर्धारण है कि उस भूमि अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है। दूसरा है प्रभावित कुटुंबों का और उनमें से कुछ कुटुंबों की संख्या का अध्ययन, उनके विस्थापन होने की संभावना है। और तीसरा है कि ऐसी सार्वजनिक और प्राइवेट भूमि, मकान, व्यवस्थानों और अन्य संपत्तियों का ब्यौरा जिनके प्रस्तावित अर्जन से प्रभावित होने की संभावना है। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सरकार उपयुक्त अध्ययन रिपोर्ट का प्रकाशन यथास्थिति मतलब पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम या जिला कलेक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट तथा तहसील कार्यालय में स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराई जाएगी। उपयुक्त जो अध्ययन है वो रिपोर्ट सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इसके बारे में भी पूरी सूचना यहीं पे दे दी गई है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं कि देखिए सामाजिक एवं लोक प्रयोजन हेतु भूमि अर्जन का जो अध्ययन है वो रिपोर्ट की विशेषता प्रमुख द्वारा जांच कराई जाएगी। सरकार द्वारा भूमि अर्जन संबंधी प्रस्तावों को एवं सामाजिक एवं लोक प्रयोजन हेतु भूमि अर्जन के अध्ययन रिपोर्ट की परीक्षा की जाएगी। अब आते हैं अधिसूचना और अर्जन के बारे में कि भाई नोटिफिकेशन और एक्विजिशंस क्या होती हैं, अधिग्रहण क्या होता है। प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन तथा उस हेतु अधिकारियों की शक्ति जो है वो धारा किसमें है, धारा 11 के अंतर्गत। ठीक है ना। जब किसी समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी क्षेत्र में भूमि की किसी लोक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, तब इस आशय की ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में अर्जित की जाने वाली भूमि के ब्यौरों सहित एक अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग इस पे दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं। देखिए अधिसूचना जो है वो राजपत्र में है, 2 दैनिक समाचार पत्रों में छपवाई जाएगी, पंचायतन में लिखाई जाएगी, नगर पालिका होगा, नगर निगम होगा, जिला कलेक्टर होगा, सरकारी जो कार्यालय में स्थानीय भाषा में प्रकाशित होगी। सरकार की देखिए वेबसाइट पर भी अपलोड होगी, ये भी बात समझ लीजिए। भूमि का प्रारंभिक सर्वेक्षण किया जाएगा, फिर भूमि के स्वामी को कम से कम 60 दिन का समय दिया जाएगा, एक सूचना दिया जाएगा, फिर सूचना उसको दी जाएगी, फिर उसके बाद सर्वेक्षण होगा। ठीक है। और युक्त अवसर प्रदान किए जाएंगे। हितबद्ध कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर निम्नलिखित के प्रति आक्षेप कर सकता है। सबसे पहले है अर्जित किए जाने के लिए प्रस्थापित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति। दूसरा है लोक प्रयोजनों के लिए दिए गए औचित्य के प्रति। ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए प्रकाशन द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापना स्कीम का तैयार किया जाना किसके अंतर्गत आता है, धारा 16 के अंतर्गत आता है। कलेक्टर द्वारा प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के बाद पुनर्व्यवस्था प्रशासन एक सर्वेक्षण करेगा। ठीक है। आगे देखेंगे क्या सर्वेक्षण करेगा भाई। सबसे पहले ऐसी भूमि और स्थावर संपत्ति का सर्वेक्षण करेगा जिसका प्रत्येक प्रभावी कुटुंब से अर्जन किया जा रहा है। अर्जन कुटुंब मतलब फैमिली से अर्जन किया जा रहा है। ऐसी भूमि देखेगा, स्थावर देखेगा, जंगम नहीं देखेगा। जंगम का अपोजिट होता है स्थावर। तो देखिए स्थावर संपत्ति को देखेगा। उन भूमि को खोने वाले और भूमिहीन को खो गई भूमि जो उसी भूमि पर निर्भर थे। ठीक है। ऐसी सुख सुविधाओं के लिए ब्यौरा जो प्रभावित हुए हैं या जिसके प्रभावित होने की संभावना है। ठीक है ना। अर्जित किए जा रहे किसी सामान्य संपत्ति स्रोतों के ब्यौरे। ठीक। आगे देखेंगे तो प्रभावित क्षेत्रों में लोक सुनवाई के लिए तारीख और टाइम के बारे में, स्थान के बारे में है। नेक्स्ट पॉइंट में प्रशासन है, लोक सुनवाई के लिए पूरा किए गए पुनर्वास के बारे में है। और पुनर्व्यवस्था के लिए प्रारूप स्कीम लोक सुनवाई में किए गए दावों और आपत्तियों संबंधी रिपोर्ट के साथ कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा।
अब हम लोग बात करते हैं पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्था, स्कीम का पुनर्विलोकन और धारा 17 के बारे में। ठीक है ना, क्या कहता है इसके बारे में धारा 17? देखिए, जो कलेक्टर है, ठीक है ना, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था संबंधी प्रारूप स्कीम जो प्रशासक द्वारा प्रस्तुत की गई है, इस पुनर्विलोकन करेगा। क्या करेगा? कलेक्टर प्रारूप पुनर्व्यवस्था और पुनर्व्यवस्था स्कीम को अपने सुझावों के साथ आयुक्त के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। ठीक है, और आयुक्त अनुमोदित स्कीम को सभी स्थानीय सरकारी कार्यालयों में प्रकाशित कराएंगे। देखिए, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था की घोषणा और सार का प्रकाशन के बारे में देखिए, सरकार को जब रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो जाता है कि किसी विशिष्ट भूमि को किसी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है, तो सरकार के सचिव उस बात की घोषणा करते हैं। बात समझिएगा, मान लीजिए आपका ये मकान है, ये मकान एक हाईवे के सामने पड़ रहा है, गवर्नमेंट हाईवे बनाना चाहती है, आपका मकान है, तो वो हाईवे नहीं रोकेगी, आपके मकान को क्या डाल देगी, किस अनुसूची में डाल देगी? वो नवी अनुसूची में डाल दी जाएगी और आपको मुआवजा दिया जाएगा, आपसे मुआवजा कहा जाएगा, लेकिन आप कोर्ट में जाके स्टे नहीं ले सकते, तो इसलिए नवी अनुसूची में डाली जाती है चीज़ें। ठीक है ना, कलेक्टर निर्दिष्ट घोषणा के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था स्कीम का सार प्रसारण करेगा। यही पूछा जाएगा कि पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था स्कीम का सार कौन करेगा, तो वो है कलेक्टर। ठीक है ना, कलेक्टर जो है उसमें देखेंगे, कलेक्टर तत्परांत उस भूमि को चिन्हांकित करेगा और उसकी माप कराएगा। यदि नक्शा तैयार नहीं है तो नक्शा तैयार करवाएगा। कलेक्टर अपनी वेबसाइट एवं भूमि के पास लोक सूचना प्रकाशित कराएगा कि सरकार का आशय उस भूमि का कब्जा लेने का है। हितबद्ध व्यक्ति जो है वो प्रतिकर और पुनर्वास और प्रतिस्थापन हेतु दावे प्रस्तुत करेगा। ठीक है ना, अब देखिए, कलेक्टर द्वारा जांच और भूमि अर्जित जो निर्णय है वो किस में है? धारा 23 में है। कलेक्टर प्रतिकर, पुनर्वासन व्यवस्था का दावा करने वाले व्यक्तियों के संबंध में हितों के बारे में जांच आरंभ करेगा और हस्ताक्षर का निर्णय देगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं, कलेक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण। ठीक, क्या अवधारण है भाई? सबसे पहले कलेक्टर भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण या अवधारण करने में निम्नलिखित मापदंड अपनाएगा। कौन कौन से मापदंड है? सबसे पहले, उस क्षेत्र में जहां भूमि स्थित है, भारतीय स्टाम्प अधिनियम में विनिर्दिष्ट बाजार मूल्य के बारे में जांच पड़ताल करेगा। दूसरी है कि निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती पड़ोसी क्षेत्रों में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए औसत विक्रय क्या है। तीसरा देखेंगे कि प्रतिकर के रकम का अवधारणा के बारे में देखा जाएगा। देखिए, कलेक्टर भूमि का बाजार मूल्य अवधारित करने, भूमि में संलग्न के सभी सामानों को सम्मिलित करने और भूमि के स्वामित्व में दिए जाने के लिए प्रतिकर की संपूर्ण रकम की गणना करेगा। अब आते हैं हम लोग देखते हैं निर्णय का दिया जाना। क्या है निर्णय का दिया जाना? धारा 19 में कहा गया है कि निर्णय जो होगा वो घोषणा के प्रकाशन से 12 महीने के भीतर कलेक्टर निर्णय इसका देगा। निर्णय में कोई भी प्रतिलिपि, गणती, भूल या सुधार निर्णय की तिथि से 6 महीने के अंदर सही की जा सकेगी। अर्जित की जाने वाली भूमि का कब्जा लेने की जो शक्ति है वो धारा 37 में 38 में है, माफ़ कीजिएगा। धारा 30 के अनुसार कलेक्टर को अर्जित होने वाली सभी भूमि का कब्जा लेने की शक्ति के बारे में। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष उपबंध है वो धारा 41 के अंतर्गत है। ठीक है ना, देखिए, भूमि का कोई भी अर्जन यथासंभव अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं किया जाएगा। अगर भूमि अर्जन किया जाएगा तो कई प्रतिबंधों के अधीन होगा। भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्था का प्राधिकरण की स्थापना, इसके बारे में देखेंगे। देखिए, समुचित जो सरकार है वो भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था के प्राधिकरण नामक एक या अधिक प्राधिकरणों की स्थापना करेगी। धारा 51 में सरकार द्वारा नियुक्ति केवल एक व्यक्ति से, जिसे हम पीठासीन अधिकारी कहते हैं, प्राधिकरण का गठन होगा। पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं की बात करी गई है। कोई भी व्यक्ति किसी प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्थ होगा जब वो जिला न्यायालय
है या रहा है, या एक और ऑप्शन है कि 7 वर्ष तक का विधि व्यवस्था किए हो, ठीक है ना, ये भी एक ऑप्शन है। और देखेंगे यदि आप इसमें तो देखेंगे कि देखिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करेगी। पीठासीन अधिकारी जो है की नियुक्ति तारीख से 3 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु से पहले भी पद धारण कर सकेगा। आगे देखेंगे हम लोग। देखिए इसमें क्या लिखा गया, इसमें कहा गया है कि प्राधिकरण के समक्ष सभी कार्रवाई न्यायिक कार्रवाई समझी जाएगी और इसे सिविल न्यायालय समझा जाएगा। प्राधिकरण द्वारा पारित निर्णय से 60 दिन के भीतर अपील उच्च न्यायालय में फाइल किया जा सकेगा। अपील का निस्तारण जो है वो उच्च न्यायालय द्वारा यथाशीघ्र 6 महीने में किया जाएगा। दंड एवं शाक्ति मतलब समझते हैं, शाक्ति मतलब मैंने एक दिन बताया था पेनल्टी, तो वही है शाक्ति मतलब पेनल्टी, पनिशमेंट एंड पेनल्टी। देखो झूठा दस्तावेज अगर आपने प्रस्तुत किए हैं तो आपको 6 महीने तक का कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना, समझ लीजिए। प्रतिकर के भुगतान या पुनर्वास या पुनर्व्यवस्था के किसी प्रावधान के उल्लंघन हेतु 6 माह से 3 वर्ष तक के कारावास का अर्थदंड या दोनों का प्रावधान के बारे में इसका जिक्र है। अपराधों का संज्ञान जो होगा वो महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्गीय मजिस्ट्रेट लेगा। अधिनियम के अधीन अपराध असंज्ञेय समझे जाते हैं। प्रकीर्ण के बारे में देखेंगे, कुछ मिसलेनियस के बारे में देखते हैं। देखिए इस प्रकीर्ण वाला जो टॉपिक है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसकी सीरीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।